वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एनवायरनमेंट की सीरीज कर रहे हैं हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू की। कंप्लीट एनवायरनमेंट आपका इससे प्रिपेयर हो जाएगा। और देखो आरओ की री एग्जाम डेट आपकी आई गई है 27 जुलाई को है और साथ में यूपी पीसीएस भी आपका ये एग्जाम 12 अक्टूबर को है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी अब अपनी स्टार्ट कर दो करने की। दोनों एग्जाम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलो वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। साथ में आरओ की टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। और यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए थे, अगर देखें तो 130 क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो 131 वाले से स्टार्ट करना है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें आपके साइट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, साइट्स के बारे में। अब ये होता क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। मतलब अब जैसे समझ लो, जैसे आपका टाइगर है, ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, टाइगर की जो स्किन होती है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाती है। अब उससे क्या होगा, जब बेची जाएगी उसकी डिमांड आएगी तो लोग और आपके टाइगर को मारेंगे। तो इस वजह से टाइगर जो है ना वो आपका भैया डायनासोर की तरीके क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा और हमारा जो इकोसिस्टम है ना उस पर बहुत बड़ा खतरा पड़ेगा। इसीलिए कन्वेंशन बनाया गया साइट्स। तो इसका काम क्या होता है कि जितना भी आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उस पर रोक लगाना, और ताकि किसी भी आप समझो किस पे, जो ऐसी स्पीशी है जिसपे थोड़ा खतरा है उस पर रोक लगाना उनके व्यापार पे, और ताकि वो बचे रहे। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है आपका ए वाला। ठीक है, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में नहीं डालता है। ठीक है, ए वाला। आगे देखते हैं। अब इसमें देखो आपके XC2 कन्वर्स आपका कंजर्वेशन के बारे में बात हो रही है। XC2 कंजर्वेशन, ठीक है, XC2 संरक्षण। तो एक चीज समझो, दो तरीके के आपके संरक्षण होते हैं, कंजर्वेशन करने के तरीके। एक होता है आपका इन सिटू और एक होता है आपका एक्सिटू। क्या अंतर होता है, जब मान लो किसी टाइगर, किसी भी जानवर को, जैसे टाइगर ही का एग्जांपल ले लो, उसी का एग्जांपल लेके चल लें, उसको आप उसके नेचुरल आपके जो उसका घर है ना उसमें प्रोटेक्ट करो, जैसे उसका जंगल में प्रोटेक्ट करो, तो हम बोलेंगे उसे इन सिटू। लेकिन अगर इसी टाइगर को आप जाके लेके जा रहे हो चिड़ियाघर में, जू में, तो फिर ये बोला जाएगा एक्सिटू, मतलब उसके जो नॉर्मल उसका घर था उसके बाहर ले जाके दूसरी जगह उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा जो एग्जाम्पल एक्सिटू का नहीं है, तो वो है आपका सी वाला, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये आपका इन सिटू में आएगा, जहां पे जंगल है वहीं पे उसको नेशनल पार्क बनाया और वहीं पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। एक आपका माइक्रोब है जिसे हम लोग बोलते हैं एस्परगिलस नाइजर। एस्परगिलस नाइजर, ठीक है, ये बोला जा रहा है किसके प्रोडक्शन में, उत्पादन में काम आता है, तो आपका सिट्रिक एसिड में। ठीक है, सिट्रिक एसिड क्या है, जो आपको पता होगा, जो आपको नींबू वगैरह, ऑरेंज वगैरह में देखने को मिलेगा। फिर आ गया कोरल्स के बारे में बात हो रही है। कोरल्स तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये होते हैं कोरल्स जो आपको समुद्र के फ्लोर पे, उसकी जो जमीन होती है ना ओशन की, उसमें देखने को मिलते हैं। तो क्या चीज है, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या, ए वाला भी है। ट्रॉपिकल ओशन और सीस में दिखेंगे ज्यादातर, जो उष्ण कटिबंधीय महासागर और समुद्र है उसमें पाई जाएंगे। फिर इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, वो बहुत ज्यादा होती है। और जो ज्यादातर मछलियां हैं ना, वो अंडे भी जो अपने एग्स हैं वो कोरल कॉलोनीज में देती हैं। तो ए, बी और सी तीनों करेक्ट है। तो इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर वहां मार्क करोगे आप लोग एग्जाम में, वो कौन सा होगा, वो डी वाला हो जाएगा, क्योंकि सारी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। आगे देखते हैं। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, इसे बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। उसमें बोला जा रहा है कि इंडिया में कितने आपके रिकॉग्नाइज जो है बायोस्फीयर, मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये हैं आपके टोटल 12। कितने बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 12 हैं। अब ये है क्या मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब जो आपका इंसान है, जो ह्यूमन है, और जो उसके आसपास का पर्यावरण है, जो एनवायरमेंट है, दोनों के बीच में एक रिलेशन सही से बना के चलना है, ताकि जो आपका आपका ह्यूमंस है वो पर्यावरण पे ज्यादा नुकसान ना करें, ना ही जानवरों पे। और उससे क्या उनकी भैया जो लाइवलीहुड है, जो इकोनॉमिक उनका अर्थव्यवस्था चल रही है वो भी चलती रहे, मतलब सब कुछ एक तरीके से बैलेंस तरीके से होके चले। आगे देखो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। बोला जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो इनकरेक्ट जो है इसका वो है आपका ए वाला। बोला जा रहा है भैया आपका जलवायु मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये गलत है। तो भैया वैधानिक निकाय है नहीं, ये सिर्फ एक सबऑर्डिनेट है, मतलब इसी के अंदर में ही आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में। स्टैट्यूटरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें बात करनी है हमें एसिड रेन के बारे में, अम्लीय वर्षा के बारे में। ठीक है, कि कौन सा जो है किसके एमिशन की वजह से होता है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होता क्या है,
जब बारिश होती है तो आपके पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस है। मान लो SO2 NO2 ये ज्यादा होंगी ना, तो ये एसिड बना देती हैं पानी के साथ में मिलके। तो जब हमारी जमीन पे बारिश गिरेगी तो फिर वो उसको एसिड रेन बोलेंगे, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा जो है वो ज्यादा है। और कौन कौन से एमिशन से आपका जो है एसिड रेन हो सकती है? वोल्केनो, ज्वालामुखी से भी, दलदल स्वयं से भी, प्लैंकटन से भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है, उपरोक्त सभी। ये चीज ध्यान रखनी है। आगे इसमें इनकरेक्ट बताना है, वही कृषि को लेके बात हो रही है। इंटरक्रॉपिंग मेथड। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है ना, जैसे एक आपका खेत है, इसमें से मान लो कोई अगर आपका गेहूं उगा रहा है तो उसको सिर्फ सिंगल क्रॉपिंग बोलते हैं, मतलब एक ही तरीके का क्रॉप जो है फसल उगा रहा है। लेकिन अलग अलग अगर फसल उगाई जाए, जैसे आपका गेहूं भी हो गया, फिर आपका चावल राइस भी हो गया, और भी अलग अलग तरीके की फसल, उसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। अंतर फसल पद्धति में एक ही भूखंड के भीतर विभिन्न फसलों को एक साथ उगाना शामिल होता है, साइमल्टेनियसली। तो पहला ही आपका जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट है, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1। ये चीज ध्यान रखिएगा। और मल्चिंग वाला जो है ना वो गलत है। मल्चिंग क्या होती है? जब जो मिट्टी है, सॉइल, उसकी टॉप लेयर को ऑर्गेनिक उसमें प्रोडक्ट डाले जाते हैं, प्रोडक्ट, ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है ना वो बढ़े और उससे और अच्छी फसलें, तो उत्पादन जो है फसलों का बढ़े, ठीक है। फिर पारंपरिक जल संचयन प्रणाली सुरंगम डैश में प्रचलित है। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सुरंगम, ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? देखो, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है भैया? बारिश गिरी, पानी बह गया नदियों में, आप उसको बचा ही नहीं पाए, और फिर जब सूखा पड़ेगा तो पानी नहीं है, क्योंकि वो तो नदियों में जा चुका है, और नदियों से आपका ओशन में चला गया, समुद्र में चला गया। तो इसके लिए अगर पानी को कहीं हमें, पानी को बस हमें क्या करना है? बचाना है। जो बारिश से गिर रहा है उसको एक जगह पे रोक के रख लिया ताकि आगे यूज हुआ। और ऐसी भी ये एंशियंट प्लस ट्रेडिशनल जो तरीका है सुरंगम, ये प्रैक्टिस होता है आपके वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। कहाँ प्रैक्टिस? पश्चिम घाट में। होता क्या, इसकी देखो ये फोटो देखोगे तो ये है, यहाँ पानी गिरा तो एक सुरंग बना दी गई है, तो सुरंग के जरिए पानी जो अंदर चला जाता है और फिर वहीं पे उसको स्टोर करके रखते हैं, और जब सूखा पड़ता है तो वही पानी जो है आपका यूज होगा। आगे देखो, किसी क्षेत्र में वर्षा के रूप में प्राप्त जल की कुल मात्रा डैश कहलाती है। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। एक जगह पे कितना पानी जो है आपका आके गिरा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेन वाटर एंडाउमेंट, बी वाला, वर्षा जल बंदोबस्ती। आगे देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, गैसीय वायु प्रदूषकों के प्रभावों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। तो जो गलत है वो आपकी डी वाली है। इसमें बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर, लेकिन ये गलत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता, कौन बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO बोलते हैं, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बोले जरा कौन से इसमें जो माइक्रोब है, रोगाणु, उसको हम लोग इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब जो कीड़े उनको मारने के लिए जो दवा आती है, इसमें बैक्टीरिया भी यूज हो सकता है आपका, वायरस भी, और फंगाई भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका डी वाला। तीनों ही जो है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फिर ये बोला जा रहा है गैर बिंदु स्रोत कौन सा प्रदूषण जो है इसमें नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन नदियों में प्रदूषण का गैर बिंदु स्रोत नहीं है, नॉन पॉइंट सोर्स नहीं है? देखो पहली चीज तो समझ लो, एक होता है पॉइंट सोर्स, ठीक है, और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। इसमें अंतर क्या है? नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब होता है कि नदियों में पानी जो है कहीं से भी आ जा रहा है, अलग अलग खेतों से आ जा रहा है। पॉइंट का मतलब क्या होगा? जो बिंदु स्रोत होगा उसका मतलब होगा एक जगह से, किसी एक फैक्ट्री से आ रहा है, पता है, फिर जो आपका जो अलग अलग नगर पालिका का जो सीवेज वाली लाइन है उससे आ रहा है। तो जो ये सीवेज, आपका जो सीवेज वाली लाइन है, ये आपका पॉइंट सोर्स है। इसमें बोला क्या जा रहा है? कौन सा गैर बिंदु स्रोत नहीं है, नॉन पॉइंट सोर्स जो है नहीं है, मतलब पॉइंट सोर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन घुमा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए वाला। कंसेप्ट में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर आगे देखो, झुलसा देने वाला राजस्थान का मरुस्थल, गहरे समुद्र की खाइयां, ऊंचे पर्वत शिखर और बदबूदार खाद के गड्ढे किसके उदाहरण है? ठीक है, राजस्थान का डेजर्ट, ओशन ट्रेंचेस, माउंटेन टॉप, स्टिंकिंग कंपोजिट पिट, ये सब है हैबिटेट का, ठीक है, आवास का। अलग अलग जो लोग स्पीशी हैं उनके आवास जो हैं, हैबिटेट जो हैं, वो आपके अलग है। जैसे रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेगा कैमल मिल जाएगा। फिर 145 वाला देखो, इसमें हो रहा है कम्युनिटीज के बारे में बात हो रही है, जो प्रजातियां हैं जिनमें विविधता जो है काफी ज्यादा है। पढ़ लेते क्वेश्चन एक बार। प्रजातियों की विविधता में समुद्र नहीं लिखा हुआ, समृद्ध लिखा हुआ, समुदायों को स्थिर समुदायों के रूप में माना जाता है। कौन निम्नलिखित में से कौन स्थिर समुदायों की विशेषता
नहीं है, जो विशेषता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए वाला। ठीक है, अगर ऐसा होता है जब स्पीशी डाइवर्सिटी आपकी सही होती है तो जो वेरिएशन है ना, जो भिन्नता है वो ज़्यादा नहीं रहता है, वो एकदम नॉर्मल रहता है। कम्युनिटी आपका क्या हो गया, मतलब जैसे आप समझ लो एक कोई आपका जंगल है, यहाँ पे आपका टाइगर भी हो गया, फिर आपका हिरन भी हो गया, ठीक है, और भी अलग अलग, तो सबकी जनसंख्या मिला के प्लस कर दोगे तो फिर वो बनेगी कम्युनिटी बनेगी आप। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं 145 वाले, आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फॉलो करते रहिए चैनल, काफ़ी फायदा होगा आपको आर के लिए भी और यूपी पीसीएस के लिए भी। सब कुछ आसान भाषा में यहीं पर आपको समझ में आएगा। साथ में आर यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो।